बच्चों, आज हम बसंत भाग 3 के चैप्टर 5 यानी पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम अपने समय को व्यर्थ न गंवाते हुए पाठ का प्रारंभ करें। पाठ पढ़ने से पहले हम इसके बारे में कुछ जानते हैं, यानी इसके सारांश को समझते हैं कि इस पाठ के माध्यम से लेखक ने चिट्ठियों की अनूठी दुनिया से हमारा परिचय कराया है। इसके माध्यम से इसके इतिहास, महत्व, सभ्यता के विकास में उसके योगदान का वर्णन विस्तार से किया है। भले ही संचार साधनों में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, लेकिन चिट्ठियों की दुनिया निराली है। फैक्स, एसएमएस, दूरभाष, ईमेल कितना भी अपना प्रभुत्व जमा ले, लेकिन चिट्ठियों का कोई मिसाल नहीं है। इसमें भावनात्मक एवं आत्मीयता की झलक हमें देखने को अधिक मिलती है। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं, वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करता है। राजनीति में, साहित्य में तथा कला के क्षेत्रों में भी तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। अनूठी यानी अनोखी। पत्रों का भाव सब जगह एक सा ही है, भले ही अलग अलग जगहों पर उनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, तो संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। अहमियत यानी महत्व रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे रनर्स या हरकारे किसको कहते हैं, डाकिया को, या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किया गया। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 यानी 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों में तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। कहने का मतलब है कि पहले ज़माने में ये फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल नहीं होते थे, तब हम अपना काम संदेश भेजने का इन चिट्ठियों से ही चलाते थे। इन चिट्ठियों के द्वारा ही हम अपनी भावनाओं को एक दूसरे के साथ बांटते थे। लेकिन आधुनिक युग में फैक्स, ईमेल के आ जाने से चिट्ठियों के स्पीड को यानी तेजी को रोका तो गया है,
लेकिन आज भी अगर आप देखेंगे तो व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं, उसके तह में यानी गहराई में जाएं, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री यानी बेचैनी से जिसने इंतजार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। कहने का मतलब है कि बॉर्डर पर बैठे हुए हमारी सीमा की जो सुरक्षा कर रहे हैं सैनिक, उनके लिए तो पत्रों का हमेशा से इंतजार रहता है। वो बहुत बेचैनी से अपने घर वालों के पत्रों का इंतजार करते हैं। इसकी कोई मिसाल नहीं। एक दौर यानी समय था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठियां ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों का मतलब समझते हो ना? पुरखों का मतलब जो हमारे बड़े बुजुर्ग, जो पहले के लोग हैं, सहेज कर और संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हैं। कहने का मतलब है कि आज भी देशों में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की, जो हमारे साथ इस समय नहीं है, उनकी यादों को हम सहेज करके रखते हैं। या फिर बड़े बड़े लेखक हो, पत्रकार हो, उद्यमी हो, कवि हो, प्रशासक हो, सन्यासी हो या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। कहने का मतलब है कि आपका कोई अगर प्रिय कवि हो तो आप आज भी उनकी चीज़ों को सहेज करके रखते हो। अगर आप जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते। कहने का मतलब है कि जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखे जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर ऐसे में संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आज भी जब आपके फ़ोन की मेमोरी भर जाती है तो आप क्या करते हैं, उसे डिलीट कर देते हैं, लेकिन पत्र को तो हमेशा आप अपने पास रखते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय यानी म्यूजियम जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे। कहने का मतलब है कि आपने देखा कि गांधी जी ने जितने भी आंदोलन चलाए वो सब क्या था, पत्रों के माध्यम से ही हुआ। सभी लोग एक जगह पे इकट्ठा हुए और उनके द्वारा आंदोलन प्रारंभ किए गए, क्योंकि पहले ज़माने में ना ही फ़ोन था, ना ही एसएमएस था, ना ही ईमेल था, तो पत्र ही हमारा सहारा था एक जगह से दूसरे जगह अपने संदेश को पहुंचाने के लिए। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोर नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय उसका जवाब भी लिख देते थे। हमने अपने हाथों से ही ज़्यादातर यानी अधिक से अधिक पत्रों का जवाब देते थे।
जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। कहने का तात्पर्य है कि जब हमारे पास पत्र आते हैं तो हम सोचते हैं कि चलो आज नहीं, हम कल लिखेंगे, लेकिन गांधी जी ऐसा बिल्कुल नहीं करते थे। उस समय को व्यर्थ न गंवाते हुए वे तुरंत पत्रों का जवाब देते थे। और इतना समझिए कि उनके पास जब देश दुनिया से इतने सारे पत्र आते थे तो लिखते लिखते उनका हाथ दर्द करने लगता था। तो जब दाहिना हाथ दर्द करता था तो वो बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। कहने का मतलब है कि आप सभी जानते हैं कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में हमारे कितने नेताओं ने ये अपना योगदान दिया है। तो उन्हीं सभी लोगों के बारे में बातें हो रही हैं कि उन सभी नायकों ने, नायक कौन है? हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए सभी लोग, पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे। प्रशस्ति पत्र कहने का मतलब है कि आज के ज़माने में जो आपके ये भारत रत्न मिलते हैं, पद्म विभूषण मिलते हैं, पद्म भूषण मिलते हैं, तो उस ज़माने में वो हाथ से लिखे पत्र ही किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं होते। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा के पत्र। और कई लोगों ने तो उन पत्रों का फ्रेम करा करके रख लिया। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं। दस्तावेज का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। ये नाम है उनका, ठीक है। निराला के जो पत्र हैं कि हमको लिखियो है कहाँ, ये पत्र का नाम है। और पत्रों के आईने में ये दयानंद सरस्वती का पत्र है। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। प्रेरक यानी कुछ ऐसी चीज़ें लिखते थे जिससे उन्हें सीख मिल सके, तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। मुस्तैद का मतलब क्या होता है? एकदम तत्पर रहना, कि पत्र मिले नहीं कि उसका तुरंत जवाब लिखना। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। महात्मा और कबीर के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के साधन में तमाम उन्नत साधनों के बाद भी संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्रों की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम यानी कठिन जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाड़ियों में रह रहे लोग। ढाडी का मतलब होता है एक अस्थायी निवास, कच्चे मकानों की बस्ती जो गांव से कुछ दूर बनी होती है, उनको हम डांडिया कहते हैं। आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जिनके पास मान लीजिए एटीएम नहीं है, बैंक का अकाउंट नहीं है, जिनके घर के लोग दूर कमाते हैं, तो वो क्या करते हैं, मनी ऑर्डर, वहाँ से वो पैसे भेजते हैं। डाकिया उन पैसों को लेकर के उनके घरों में जाता है जिसके पास वो पैसे आते हैं, फिर वो डाकिया उनको पैसे देता है और इस तरह से उनके घर का काम चलता है। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर के पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। तो बच्चों, इस तरह से आपने देखा
कि पत्रों का महत्व हमारे जीवन में हमारे जीवन को किस तरह पर प्रभावित करता है। ठीक है,